मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। हम संविधान संशोधन की पद्धति के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछले चर्चा में हमने यह देखा था कि अनुच्छेद 368 में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया और संसद की संवैधानिक संशोधन की शक्ति का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 368 का एक कहता है कि संसद अपनी संविधायी शक्ति मतलब संविधान में संशोधन करने की शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन मतलब कि अनुच्छेदों को मतलब कि उसकी लाइन को बढ़ा सकती है, उसमें और चीजें कहीं जोड़ सकती है, परिवर्तन उसको बदल सकती है या उसका निरसन मतलब उसको निरस्त कर सकती है। ये संविधान के अनुच्छेद 368 के एक में लिखा हुआ है। मतलब कि संसद को संविधान के किसी भी अनुच्छेद को बदलने का, उसको निरस्त करने का, उसमें नई चीजें जोड़ने का पूरा अधिकार संविधान देता है। दूसरा भाग कहता है मतलब कि इसी अनुच्छेद 368 का बिंदु 2 यह कहता है कि संविधान संशोधन तब पारित माना जाएगा जब दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा अपनी कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल सदस्य संख्या मतलब जितनी स्ट्रेंथ है एक्चुअली जितनी सदस्य संख्या है उसका आधा से एक अधिक और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से जब संविधान संशोधन विधेयक पारित हो जाएगा तब उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति उस पर अनुमति देगा। मतलब यह है कि जब दोनों सदन निश्चित प्रक्रिया का पालन करते हुए निश्चित बहुमत से किसी विधेयक को पास कर देंगे, संशोधन विधेयक को पारित कर देंगे, तब राष्ट्रपति के पास जब उस पर सिग्नेचर के लिए भेजा जाएगा, अनुमति के लिए भेजा जाएगा, तो राष्ट्रपति मना नहीं कर सकेगा, वह उस पर हस्ताक्षर कर देगा। इसके बाद अगले पैराग्राफ में प्रावधान यह किया गया है, किंतु यदि कोई संशोधन विधेयक निम्नांकित से संबंधित है, निम्नांकित मतलब ये अनुच्छेद 54 से लेकर के 368 इस बिंदु तक, इनसे यदि संबंधित है तो उस संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष पेश किए जाने के पूर्व उस पर आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों का भी अनुसमर्थन प्राप्त करना होगा। मतलब यह है कि संविधान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर संशोधन करने के लिए विशिष्ट प्रक्रिया का सहारा लेने की बात संविधान कहता है। मतलब संशोधन विधेयक यदि इनमें से किसी विषय से संबंधित है तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग कुल सदस्य संख्या के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद फिर उसे राज्य विधानमंडलों के पास भेजा जाएगा। यदि भारत के कुल राज्यों के आधे से अधिक विधानमंडलों के द्वारा यदि वह संशोधन विधेयक पारित हो जाता है तब संशोधन होगा, तब मतलब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद संशोधन पास माना जाएगा, संशोधन संविधान में उसके अनुरूप हो जाएगा। ये कौन कौन से विषय हैं जो कि संविधान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग माने जाते हैं, इन पर अकेले संसद संशोधन नहीं कर सकती। यहां पर एक प्रश्न उठता है कि राज्यों को संविधान के संशोधन में भाग दिए जाने का अर्थ क्या है? आखिर राज्यों को संवैधानिक संशोधन में भाग क्यों दिया जाता है? तो इसके पीछे तर्क यह है, आप अमेरिका चलिए, अमेरिका के संविधान में भी 3/4 राज्यों के विधानमंडल जब किसी संशोधन विधेयक को पारित कर दें, वह विधेयक पहले संसद के दोनों कांग्रेस के दोनों सदनों से पारित हो जाने के बाद राज्यों के पास भेजा जाएगा। यदि 3/4 राज्यों के विधानमंडल किसी संशोधन विधेयक को पारित कर देते हैं तब अमेरिका के संविधान में संशोधन होगा, अन्यथा नहीं। अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई। क्यों?
इसके पीछे तर्क यह है कि जब एक संघात्मक शासन की स्थापना होती है, एक संघ राज्य की स्थापना होती है, तो जिन इकाइयों को मिला करके, जिन छोटे छोटे राज्यों को मिला करके संघ राज्य का निर्माण होता है, ये सभी राज्य आपस में समझौता करते हैं और इस समझौते की शर्तों को संविधान के रूप में उल्लिखित किया जाता है। मतलब संविधान इन राज्यों के संविलियन की शर्त है, नियम है, कानून है, मूल कानून है। तो जब इस संविधान में, इस शर्त में यदि संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी, तो राज्य कहते हैं कि इस संविधान में, मतलब हम इन शर्तों पर यदि कोई संशोधन करना होगा तो आप हमसे भी पूछिए, अकेले अकेले चुपके चुपके संशोधन नहीं कर सकते। इसलिए राज्यों को उस संविधान में संशोधन में एक हिस्सा, एक रोल, एक भूमिका दिया जाता है और तब फिर राज्यों की सहमति मिलने के बाद फिर उसे लागू किया जाता है। इसी प्रकार से भारत में भी जो संविधान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय हैं, इन पर यदि संशोधन की आवश्यकता पड़ी तो संविधान कहता है कि अकेले संसद इस पर संशोधन नहीं कर पाएगी, आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति भी, अनुसमर्थन भी आवश्यक होगा। ये कौन कौन से विषय हैं उसको थोड़ा सा देखें। सबसे पहले है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल गठन करने का प्रावधान है। निर्वाचक मंडल का गठन संसद तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर के निर्वाचक मंडल का गठन करते हैं। यह अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतों का मूल्य निकाला जाता है और यह कहता है राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत पद्धति से होगा, गुप्त मतदान से होगा। उसका सूत्र क्या होगा? इन तमाम चीजों का उल्लेख अनुच्छेद 55 में किया गया है। तीसरा है प्रावधान अनुच्छेद 73, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार मतलब संघ की कार्यपालिका किन किन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने शासन संबंधित दायित्वों का निर्वाह करेगी। तो जिन विषयों में संघ, जो विषय संघ और समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, इन सभी सूचियों पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है। संघ की विधायिका का भी, मतलब कि संसद के बीच शक्ति का विस्तार वहां तक है, संघ सूची, समवर्ती सूची। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इसी प्रकार से अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार वहां तक है जहां पर विधानसभा की शक्ति हो, और विधानसभा की शक्ति कहां पर है? राज्य सूची में उल्लिखित है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार संघ सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषयों तक है, और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य सूची तक है। तो इसके बारे में उल्लेख अनुच्छेद 73 और 162 में किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, इनके लिए उच्च न्यायालयों के गठन का प्रावधान है। यह अनुच्छेद 241 में है। इसके अलावा अनुभाग 5 संविधान, आप जानते होंगे भारत का संविधान में 22 भाग हैं, 22 अध्याय नहीं है, 22 भाग हैं, और अनेक भागों में अनेक अध्याय हैं। तो संविधान के भाग 5 अध्याय 4, इसमें संघ की न्यायपालिका शक्ति का उल्लेख किया गया है। संघ की न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, ये और यह व्यवस्था अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक विवरण दिया गया है। तो इसमें भी आप अकेले संशोधन नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार से भाग 6 अध्याय 5 राज्यों में उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 214 से 231 तक, और आगे भाग 11 अध्याय 1, इसमें संघ राज्यों में के बीच विधायी शक्ति का वितरण,
संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है, और इसमें है अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक। फिर आगे सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची में सातवीं कुल मिलाकर के 12 अनुसूचियां हैं। इन 12 अनुसूचियों में से सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। इसमें जितने विषय आते हैं इन सभी विषयों का उल्लेख सातवीं अनुसूची में किया गया है। और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। राज्यों का प्रतिनिधित्व मतलब राज्यसभा के माध्यम से राज्य विधानमंडल राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। तो संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। और आखिरी है अनुच्छेद 368, मतलब यह अनुच्छेद जिसकी चर्चा को अभी हम कर रहे हैं। इतने प्रावधानों पर यदि संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पड़ती है तो संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत इतना से पारित हो जाने के बाद उसे राज्य विधानमंडलों के पास भेजा जाएगा। यदि आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल उस संशोधन विधेयक को पारित कर देते हैं तब राष्ट्रपति के पास उसे भेजा जाएगा। राष्ट्रपति उस पर अनुमति देंगी, नहीं बोल सकते, इनकार नहीं कर सकते। और जब राष्ट्रपति का उस पर अनुमति मिल जाएगी तब संविधान में संशोधन होगा, अन्यथा नहीं। तो संविधान के इतने विषय हैं, इन विषयों पर संवैधानिक संशोधन करने के लिए इतनी कठिन प्रक्रिया है। और बाकी संविधान के जितने अनुच्छेद बचे, जितने भाग बचे, इन पर संशोधन करने के लिए संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अकेले संसद संशोधन कर सकती है। अब इसमें फिर एक पेंच बचा। कौन सा पेंच? कि भारतीय संविधान में कुछ ऐसे भी अनुच्छेद हैं जिन पर यदि संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी तो संसद अपने सामान्य बहुमत से संशोधन कर सकती है। संसद सामान्य बहुमत से संशोधन कर सकती है, लेकिन इन अनुच्छेदों में किया गया संशोधन संवैधानिक संशोधन का भाग नहीं माना जाएगा। ये महत्वपूर्ण चीज है। यदि इन अनुच्छेद, ये अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 169, 169 और अनुच्छेद 239A, इन तीनों अनुच्छेदों में यदि संशोधन होता है तो उससे संशोधन तो करेंगे, लेकिन इन संशोधनों के लिए संसद के दोनों सदनों का बहुमत चाहिए। केवल बहुमत, उपस्थित मतदान कुल सदस्यों का कुछ नहीं, जितने सदस्य उपस्थित हैं उनका बहुमत मिलने के बाद संशोधन हो जाएगा। लेकिन संविधान कहता है कि इन तीनों अनुच्छेदों में यदि कोई परिवर्तन संशोधन होता है तो उसे संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। तो इसलिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत केवल 2 पद्धतियों का उल्लेख है। संसद के दोनों सदनों का 2/3 बहुमत, और दूसरी पद्धति है 2/3 बहुमत संसद का, धन आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति। तो अनुच्छेद कौन कौन से हैं जो साधारण बहुमत से संशोधन किए जा सकते हैं? उसमें अनुच्छेद 4 में कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 अनुच्छेद 2 और 3 में, अनुच्छेद 2 और 3 से संबंधित यदि कोई कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी तो उसका उल्लेख 4 में है। अनुच्छेद 2 में क्या है? संघ में नए राज्यों का प्रवेश। भारतीय संघ में यदि कोई दूसरा राज्य प्रवेश करना चाहता है तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 2 में किया गया है। अभी तक भारत में केवल एक राज्य प्रवेश लिया है। कौन सा राज्य है? सिक्किम। 74 में सिक्किम भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ था। तो इसको प्रवेश
अनुच्छेद 2 के अंतर्गत दिया गया है। तो मान लीजिए कोई राज्य, नया राज्य है जो कि भारतीय संघ में सम्मिलित होना चाहता है, तो उसको अनुच्छेद 2 के अनुसार प्रवेश दिया जाता है। अनुच्छेद 3 कहता है कि राज्यों की सीमा में, उसके क्षेत्र में, उसके नाम में परिवर्तन संसद कर सकती है। तो इससे संबंधित यदि कोई विधेयक पेश किया जाता है, जैसे कई बार राज्यों का विभाजन होता है, जैसे मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, बिहार का विभाजन हुआ, झारखंड बना, उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ, उत्तराखंड बना, आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ, तेलंगाना बना। तो जब राज्यों का विभाजन होता है या राज्यों के क्षेत्रों में, इसी को क्षेत्र परिवर्तन भी कहते हैं, तो राज्यों की सीमा में परिवर्तन, उनके क्षेत्र में परिवर्तन, उनके नाम में परिवर्तन। जैसे कई प्रदेशों का भी नाम परिवर्तित किया जाता है, जैसे उड़ीसा का नाम परिवर्तन होकर के ओडिशा किया गया, तो ये नाम परिवर्तन, इसके बारे में प्रावधान अनुच्छेद 3 में है। और अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा। और मान लीजिए इनसे संबंधित कोई भी यदि कानून बनता है तो उसे संवैधानिक संशोधन होने के बावजूद उसे संविधान संशोधन का भाग नहीं माना जाएगा। और इसी प्रकार से अनुच्छेद 169 अनुच्छेद 169 कहता है, अनुच्छेद 169 में प्रावधान है राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या उसका उन्मूलन। मान लीजिए किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना की जानी है तो उसके लिए जो प्रोसीजर होगा, अथवा विधान परिषद है उसको समाप्त किया जाना है, तो इसके लिए जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 169 में किया गया है। और चौथा है 239A। कुछ संघ राज्यों के लिए, जैसे पांडिचेरी, चंडीगढ़ भर, कुछ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा दमन हवेली, ये सब संघ शासित क्षेत्र हैं। तो इन संघ शासित क्षेत्रों के लिए यदि विधानमंडल की स्थापना किए जाने का विचार उत्पन्न होता है, अथवा यहाँ पर मंत्री परिषद की स्थापना का विचार होता है, तो साधारण बहुमत से संसद कानून बना सकती है और वहाँ पर ऐसी प्रावधान, ऐसी व्यवस्था की जा सकती है। जैसे पांडिचेरी में, दिल्ली में विधानसभाओं का गठन किया गया है, यहाँ पर मंत्री परिषद का गठन किया गया है, दिल्ली का विशेष दर्जा दिया गया दिल्ली को। तो इसके लिए यदि संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी तो की जा सकती है, लेकिन यह संशोधन का भाग नहीं माना जाएगा। यह है भारतीय संविधान में संशोधन की 2 पद्धतियां, एक पुरौनी, एक अधिक पद्धति, जो साधारण बहुमत से की जा सकती है। यह है संशोधन की पद्धति। इसके आगे की चर्चा फिर अगले चर्चा में करेंगे। आपको धन्यवाद।